दो दिनों की तेजी के बाद बाजार में गिरावट। निफ्टी करीब 125 अंक गिरकर 17,960 के करीब बंद। सेंसेक्स 400 अंकों से ज्यादा टूटा, लेकिन पावर शेयरों में दिखी आज जोरदार तेजी। कल की तूफानी तेजी के बाद एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में मुनाफा वसूली। दोनों शेयर करीब 2% नीचे। कल विलय की खबर के बाद दिखा था जोरदार एक्शन। केमिकल शेयरों में शानदार तेजी। आईओएल केमिकल, एल्काइल अमीन और जेबी केमिकल 4 से 13% तक चढ़े। यूरोप चीन से सप्लाई प्रभावित होने से घरेलू कंपनियों के लिए मौके। Q4 अपडेट के बाद फेडरल बैंक करीब 4% टूटा। कासा डिपॉजिट में साल दर साल 15% की बढ़ोतरी। ग्रॉस एडवांस भी 9.5% बढ़ा। सरकार की डिफेंस पीएसयूज में हिस्सा बिक्री की योजना। दीपम हिस्सा बिक्री के लिए कंपनियों की लिस्ट कर रहा है तैयार। Q2 में बीईएमएल की हिस्सा बिक्री प्रक्रिया भी पूरी होने की उम्मीद। ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर। और एक्सिस बैंक बाजार से जुटा सकता है 20,000 करोड़ रुपए। इस महीने के आखिर में बोर्ड की बैठक संभव। ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज शो में हम आपके लिए। पावर शेयर आज फोकस में रहे। बाजार पर भले ही मुनाफा वसूली दिखाई दी, लेकिन पावर शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। सीमेंट पर करेंगे चर्चा आगे, क्योंकि हो सकता है कि सीमेंट के दाम फिर से बढ़े। क्या वजह है इसके पीछे, ये समझेंगे। साथ ही साथ कल के लिए ट्रेडिंग आइडियाज भी शो में होंगे। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बाजार में हुए आज के एक्शन की। बाजार में आज मुनाफा वसूली हावी रही। इसने बाजार की 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा दिया। पूरे एक्शन का अपडेट लेकर मेरी सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ जुड़ रही हैं। मानसी, बताइए। जिस तरह से हमने देखा बाजार में कमजोरी के साथ ही दिन भर ट्रेड्स देखने को मिले और बिकवाली का दबाव जरूर दिखा। 2 सेशंस की अच्छी तेजी के बाद हमने देखा कि बाजार में आज बिल्कुल एक रेस्ट मोड में ही कामकाज देखने को मिला। अगर निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की बात करें, अदानी पोर्ट, टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। वहीं बिकवाली का दबाव जो था एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फिनसर्व, रिलायंस जैसे स्टॉक्स में टॉप लूजिंग कैंडिडेट से निफ्टी स्पेस में नजर आए। इस बीच मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स की अगर बात करें तो मिड कैप स्पेस में अदानी पावर, टाटा पावर, पॉलीकैब और डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे शेयरों में आज अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला। और बिकवाली का दबाव जो था मिड कैप स्पेस में पर्टिकुलरली फेडरल बैंक, इंडियन होटल्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स में लाल निशान के साथ ही बिकवाली का दबाव हमने देखा। कुछ गेनिंग सेक्टर्स ऑफकोर्स थे, बाजार में कमजोरी थी, लेकिन सेक्टर्स में अच्छे अपमूव्स नजर आए। एफएमसीजी, आईटी, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक क्षेत्र में अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला। वहीं निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी स्पेस में हमने कमजोरी देखी। जब फाइनल क्लोजिंग फिगर्स हमारे सामने आए तो बिकवाली के साथ ही हर इंडेक्स, हर पॉकेट में लाल निशान पर हमने ट्रेड्स देखे। और 2 दिन की अच्छी तेजी के बाद बाजार आज बिल्कुल थकान महसूस करते हुए लेवल्स जैसे कि हम देख रहे हैं 17,957 के लेवल्स पर हमने निफ्टी में क्लोजिंग देखी। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ से भी बिकवाली ही हावी होते हुए दिखी। तो दबाव में दिखे बाजार आज। और हमने कई एक्सपर्ट से बात की। क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीआईओ अनिरुद्ध सरकार ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि निवेशकों को आने वाले समय में अब अर्निंग्स पर फोकस करना चाहिए। इट इज ऑलरेडी नोन, मतलब आई वुड से कि ये मोस्टली प्राइसेस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है कि इन्फ्लेशन अभी 4 to 6 के रेंज में रहने ही वाला है अक्रॉस द ग्लोब। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अक्रॉस द ग्लोब आई थिंक इन्फ्लेशन इज हाई। बट द इशू इज, ये जो इन्फ्लेशन है ये आपका डिमांड लेड इन्फ्लेशन नहीं है, ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। द मोमेंट आपका वॉर का सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगा, द मोमेंट रशिया यूक्रेन डिक्रीज देयर कॉन्फ्लिक्ट, ऑटोमेटिकली आपका ऑयल प्राइस नीचे आएगा एंड सिमिलरली आपके बाकी जो कमोडिटीज है साइड बाय साइड एवरीथिंग विल कम डाउन। तो मैं बोलूंगा कि ये जो इन्फ्लेशन है, हमारे आरबीआई गवर्नर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये इन्फ्लेशन को इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक अपने को वो छोड़ के अर्निंग्स पे आना चाहिए एंड आई थिंक इन्वेस्टर्स को भी अर्निंग्स पे फोकस करना चाहिए अभी। ओके, तो इन्फ्लेशन यहाँ पर रहने वाला है और
इसलिए उसको छोड़ के अब आपको अर्निंग्स पर फोकस करना चाहिए, अनुरुद्ध सरकार का ये मानना है। चलिए, हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं अब, भाविन मेहता और आशीष महेश्वरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। भाविन, कैसे रीड किया आपने आज के ट्रेडिंग सेशन को? फाइनली जो है हम 18,000 के नीचे बंद हुए। कल का सेशन अच्छा था लेकिन आज काफ़ी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। क्या आपने रीड किया और अब कल के सेशन में क्या उम्मीद की जानी चाहिए? सो आज डेफिनेटली आफ्टर शार्प प्राइस हम लोग ने मार्केट को काफ़ी ऑलमोस्ट लाइक 1000 पॉइंट करीबन लास्ट कपल ऑफ डेज में बढ़ते हुए देखा है। सो आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखेंगे तो आज लोअर साइड पे था। सो एफआई डीआईएस के नंबर जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं तो वो थोड़े लोअर साइड पे थे और उसकी वजह से मार्केट को हायर लेवल पे सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अगेन हम लोग 18,000 के नीचे क्लोज दिया है मार्केट ने। सो और वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑलमोस्ट 4% से ऊपर गया है। सो ओवरऑल ऐसे लग रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में अभी मोमेंटम जो करंटली हम देख रहे हैं वो कंटिन्यूएशन रहेगा, बट एट द सेम टाइम जो लार्ज कैप नेम्स है मे बी यहाँ पे थोड़े बहुत कंसोलिडेशन करे। रेंज रहेगा करीबन 17,800 टू 18,200 के बीच में निफ्टी का। 17,800 के अगर नीचे आता है तो हमें कंसर्न रहना चाहिए, बट अदरवाइज टिल दैट टाइम मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर मार्केट पे फोकस देना चाहिए, स्पेसिफिकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सो आज अगर देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस ऑलमोस्ट 100 बिप से निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था, जो प्रोबेबली गोइंग फॉरवर्ड भी एक केस हो सकता है। अप्रैल में ओवरऑल पॉजिटिविटी मान के चल सकते हैं। अप्रैल महीना हिस्टोरिकली हैज बीन ऑन अ पॉजिटिव साइड फॉर द मार्केट्स। ओके, तो यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप पर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, वहाँ पर एक्शन काफ़ी ज़्यादा है। आशीष, आपसे शुरुआत करूँगा। मैं स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा की, हमने एक सेक्टर देखा जो आज काफ़ी बजिंग था, वो था पावर स्पेस। पिछले 4 सेशन में जो पावर इंडेक्स है वो करीब 11% चल चुका है। अडानी पावर जैसा स्टॉक जो है वो इस अप्रैल महीने में ही पिछले 4-5 सेशन में 20-25% की तेज़ी दिखा चुका है और आज भी इन स्टॉक में हमने देखा 4 से 8%, 9% तक की तेज़ी। क्या हो रहा है पावर स्पेस में आखिरकार और कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, 2-3 चीजें हैं जो पावर क्षेत्र के जो स्टॉक हैं उसमें ये बुल रन को फ्यूल दे रही हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि जो प्राइसेस हैं पावर के, यदि स्पॉट मार्केट में देखें तो करीब 6.5 रुपए से ज्यादा वहां पहुंच गए हैं। तो पावर कंपनी से उसका बेनिफिट है। दूसरी बात ये, चूंकि इस बार समर सीजन काफी एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन है तो पावर की डिमांड भी काफी बढ़ने वाली है। तीसरा, जो कोल के प्राइसेस में एक हमने इजाफा देखा, पर जहां पे भी कंपनीज के पास में बैक टू बैक पावर की कोल की लिंकेजेस हैं उनको कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो जैसे टाटा पावर, अडानी पावर जैसे कंपनी को उतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो एक ये बिल्कुल टर्न अराउंड क्वार्टर रहेगा। कंपनीज का जो नतीजे आएंगे इस क्वार्टर में बहुत बेहतरीन नतीजे इन पावर कंपनीज में सभी से उम्मीद की जा रही है और गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिव रह के कई सारे स्टेप्स ले रही है यूएमपीपी प्रोजेक्ट्स और दूसरे पावर प्रोड्यूसर्स के लिए। तो कई सारे न्यूज फ्लोज भी हैं। दूसरा, टाटा पावर और अडानी पावर की दोनों कंपनीज के अगले 2 साल में अच्छा और कैपेसिटी एडिशन भी देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि अभी भी जैसे टाटा पावर है अंडर प्राइस है कंपेयर टू अडानी पावर या जेएसडब्ल्यू एनर्जी के कंपैरिजन में भी। तो ओवरऑल सेक्टर का आउटलुक पॉजिटिव है। इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी अभी हमने काफी बाइंग भी आते देखा है। अडानी पावर, टाटा पावर में रिकॉर्ड वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं और मेरा मानना ये है कि ये जो बाइंग का दौर चल रहा है पावर स्टॉक में वो अभी और जारी रहेगा। यहाँ पर तेजी दिखाई दे रही है और जारी रह सकती है ये तेजी पावर स्पेस में। भाविन, आपके टर्मिनल पर चार्ट्स में कोई स्टॉक ऐसा दिखाई दिया पावर स्पेस से आज जिसमें कोई नया ब्रेकआउट हो, जहां पर शायद नई तेजी देखने को मिले? सो लास्ट टाइम हमने ऑलमोस्ट फरवरी में जो बात किया था कि पावर ग्रिड में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना था। स्टॉक 200-210 के ऊपर कंसिस्टेंटली बाइंग दिख रहा था। सो आज स्टॉक में एक बड़ा मूव देखने को मिला है। इनफैक्ट इवन टाटा पावर है, अदानी पावर है, वहाँ पे भी पॉजिटिविटी है। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्पेस में मोमेंटम आफ्टर गुड अमाउंट ऑफ टाइम इज वंस अगेन बैक। स्पेसिफिकली अगर टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे भी लग रहा है कि
यहाँ से भी स्टॉक प्रोबेबली आपको 5 to 8% इजीली ओवर नेक्स्ट 1 to 2 वीक में एक मूव दे सकता है। सो ओवरऑल ये स्टॉक पे भी बाइंग करके होल्ड कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत अगर डाउनटिक देखने को मिले तो यहाँ पे एक बाइंग बनता है करीबन 265-270 रेंज में। अपसाइड में आपको 295-300 का टारगेट वेरी मच पॉसिबल है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बात करेंगे अगर पावर ग्रिड की, तो पावर ग्रिड में भी काफी टाइम के बाद हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक करीबन ऊपर में 250 के आसपास जा सकता है। लोअर साइड पे इसका एक अच्छा बेस बन चुका है 220-25 के आसपास। सो ओवरऑल डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। टाटा पावर में डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए, बहुत टाइम के बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव देखने मिल रहा है। करेक्ट। तो टाटा पावर फोकस में है यहाँ पर, बहुत समय के बाद अच्छी तेजी देखने को मिली है। कुछ 5 से 8% का अप मूव अभी भी दिखाई दे रहा है। पावर ग्रिड पर भी फोकस कर सकते हैं। जोरदार एक्शन आज हमने पावर स्पेस में आते हुए देखा। एक और स्पेस थी जहां पर काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही थी जब बाजार जो निफ्टी और सेंसेक्स में दबाव में दिख रहे थे तब, और वो था केमिकल स्पेस। क्या वजह रही केमिकल शेयरों में इतनी जोरदार तेजी की? मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डिम्पी, बताइए क्या वजह से रही आज की इतनी तेजी देखने को मिली केमिकल शेयरों में? देखिए, ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी अब ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे प्लांट्स बंद हो सकते हैं। वजह जर्मनी और रूस, या फिर ये कहें कि यूरोप और रूस के बीच का तनाव है। जर्मनी का ये कहना है कि अगर रूस हमसे रूबल में पैसे मांगता है पेमेंट्स के लिए तो वो हम कर नहीं पाएंगे और इसकी वजह से हमको प्लांट्स बंद करने पड़ेंगे। इससे बासफ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बासफ असल में इंटरनेशनल कंपनी है जो कि इंडिया में भी लिस्टेड है, बासफ इंडिया लिमिटेड। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है जो कि गैस और अलग अलग तरह के केमिकल्स को सप्लाई करती है। ये कह रही है कि हमारा प्लांट बंद हो सकता है और इसकी वजह से ग्लोबली आप देखेंगे कि केमिकल्स के दामों में उतार चढ़ाव काफ़ी तेज़ी से होता हुआ दिखेगा। अब आते हैं कि भारतीय कंपनियों के लिए मौके कैसे हो सकते हैं। अगर गैस की सप्लाई नहीं होती है, पेमेंट टाइम पे नहीं होती है, पावर प्लांट्स बंद हो गए, केमिकल प्लांट्स बंद हो जाएंगे, तो इसका भारत कनेक्शन क्या है? अगर आप भारत के साथ कनेक्शन देखेंगे, चीन और यूरोप में ग्लोबल केमिकल्स की बिक्री का करीब 60% हिस्सेदारी है और चीन में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। अगर आप चीन में लॉकडाउन है और अगर यूरोपियन बाज़ारों में ये बंद हो जाते हैं इनके प्लांट्स, यानी कि प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा और सप्लाई नहीं होगी, तो भारतीय कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी आएगी, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी वैसे देखा जाए तो काफ़ी कम है, लेकिन ये हिस्सेदारी अपने आप में प्रीमियम लेके आ सकती है। और जो कंपनीज़ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारी कंपनीज़ की हिस्सेदारी है इसी केमिकल्स के अंदर और जो कि बड़े बेनिफिशियरी हो सकती हैं। आज भी आप देखेंगे तो बालाजी एमाइंस, जेबी केमिकल्स और कुछ एक और केमिकल्स कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही हैं। एक और चीज़, वैसे भी अगर आप सिर्फ इसी खबर के साथ ना भी जोड़ें, इससे पहले के क्वार्टर्स के हिसाब से भी जोड़ेंगे तो इस बार के क्वार्टरली नंबर्स इस केमिकल कंपनीज के काफ़ी बेहतर आ सकते हैं। तो ड्यूअल बेनिफिट इनके पास आ रहा है। पहला तो एक तो लेगेसी को लेके आ रहे हैं, जो कि पिछली बार के क्वार्टरली नंबर्स इनके काफ़ी अच्छे होंगे जो इस बार के क्वार्टर में शो करेंगे ये। और दूसरा, अगर यूरोप में केमिकल्स की कोई दिक्कत होती है, चाइना ऑलरेडी शटडाउन कंडीशन में है, तो फिर भारतीय केमिकल कंपनीज का वेटेज ऑल्दो कम है, लेकिन ये भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसलिए सारी केमिकल कंपनीज आज आपको बढ़त के साथ आती हुई दिख रही हैं। इनकी वैल्यूएशन, क्योंकि केमिकल के सब्सटेंस अलग अलग हैं, उनका मार्जिन अलग अलग हो सकते हैं, बट एक अम्ब्रेला में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर केमिकल कंपनीज आज अच्छे नोट पे हैं और ज़्यादातर उसके अंदर ब्रेकआउट भी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डिम्पी उस पूरे अपडेट के लिए। आशीष, कैसे चूज करें अगर किसी को, मान लीजिए हम स्मॉल कैप मिड कैप की बात कर रहे हैं, वहां पर ज़्यादा एक्शन है, केमिकल स्पेस हमें दिख रहा है काफ़ी अच्छा बजिंग स्पेस है, किसी को चूज करना हो स्टॉक तो क्या पैरामीटर्स ध्यान रखने चाहिए और आपका इस समय केमिकल स्पेस में टॉप पिक कौन सा होगा फिलहाल? जी, एक तो बात, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है क्योंकि जर्मनी का जो केमिकल का इंडस्ट्री है ऑलमोस्ट 200 बिलियन यूरो का इंडस्ट्री है। तो और ऑटोमोबाइल वहाँ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के बाद में मशीनरी और उसके बाद में केमिकल्स का शेयर है। तो यदि केमिकल्स में उनकी तरफ से एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है किसी रीजन से, तो इनफैक्ट जो केमिकल का मार्केट है ऑलरेडी वहाँ पर जो हमने देखा कि एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी सारे केमिकल के प्राइसेस में आ रहा है, तो ये और फर्दर स्पर्ट आएगा। तो जैसा हमने पिछली बार देखा था जब लॉकडाउन के समय में चाइना के कारण से जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ, उसके कारण से भी सारी केमिकल कंपनीज को बेनिफिट हुआ। और अब इतना बेनिफिट है इन कंपनीज को कि आप देखें तो मोस्टली जो केमिकल कंपनीज इंडिया की हैं वो सब डेट फ्री हो चुकी हैं। तो मेरा यहाँ पे जो पिक्स रहेंगे, वहाँ पे नंबर 1 पिक मेरा रहेगा टाटा केमिकल्स, यदि लार्ज कैप की बात करते हैं तो।
और इसके अलावा मुझे IOL केमिकल और आरती ड्रग्स और बालाजी अमीन ये जैसे स्टॉक भी मिड सेगमेंट में पसंद है। केमिकल्स यहाँ पर सबसे ऊपर लिस्ट में, उसके अलावा आरती केमिकल्स वाला जेमीन टाइप जैसे शेयर जो हैं वो भी आप केमिकल स्पेस से फोकस में कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा खबरों की वजह से हमने देखा इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है। सीमेंट स्पेस पे रुक करते हैं जहां पर कंपनियां दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। लागत बढ़ने से इस महीने सीमेंट के दाम 6% तक बढ़ सकते हैं। डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी मानसी जुड़ गई है हमारे साथ। मानसी बताइए। सीमेंट सेक्टर लगातार फोकस में है क्योंकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर के चलते हमने लगातार प्राइस हाइक्स भी देखे। अभी आपने प्राइस हाइक 22 मार्च को भी देखा था और अब आगे भी सीमेंट प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप्रैल महीने में भी बढ़े प्राइस हाइक्स आते हुए दिखेंगे। सीमेंट प्राइसेस 20 से 50 रुपए प्रति बोरी यानी कि 6% तक की बढ़ोतरी सीमेंट की कीमतों में अप्रैल महीने में देखी जा सकती है। इसी में डीलर्स का ये भी मानना है कि 30 से 40 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी दक्षिण भारत में ही देखने को मिलेगी। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं। इसमें केरला में एक प्राइस इंक्रीज अब तक 90 रुपए प्रति बैग का देखा जा चुका है ऑलरेडी। तो क्लियरली साउथ इंडिया जो है फोकस में है प्राइस हाइक्स को ध्यान में रखते हुए। अब इतनी ज्यादा प्राइस हाइक्स की जरूरत क्यों है, इसे अगर समझेंगे आप, एक तो एलिवेटेड कॉस्ट जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर लगातार देखने को मिल रहा है, इसके चलते प्राइस हाइक सेक्टर में देखने को मिले हैं। वहीं ऑल इंडिया एवरेज प्राइस की अगर बात करें 10% से ज्यादा करनी ही होगी अगर एबिटा एस्टिमेट्स FY23 के मीट करने हैं तो ये एक बड़ी रीजन है जिसके चलते प्राइस इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है और सीमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब पीक कंस्ट्रक्शन सीजन भी शुरू हो चुका है क्योंकि 2-3 महीनों में बारिश का सीजन शुरू होगा और उससे ठीक पहले एक 2-3 महीनों का पीक कंस्ट्रक्शन सीजन आता है, तब डिमांड लगातार बढ़ती है जिसके कारण हम देखते हैं कि प्राइस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो मार्च में अभी हमने सीमेंट की कीमतों में एक बड़ी बढ़ोतरी देखी है, अप्रैल के महीने में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने के पूरे आसार हैं। बिल्कुल आशीष, आप ही के पास आना चाहूंगा इस खबर को लेकर भी। एक बार फिर से दाम बढ़ाने की तैयारी में यहाँ सीमेंट कंपनियां, और जैसा मानसी बता रही हैं कि यहाँ डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अब जब ओपन अप वाली सिनेरियो बन गई है, घर ज़्यादा बिक रहे हैं लेकिन कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, ऐसे में इस पूरे प्ले को, सीमेंट प्ले को कैसे अप्रोच करना चाहिए? बिल्कुल एक यही रीजन है कि ये जो स्टॉक है सीमेंट सेक्टर के बिल्कुल अंडर परफॉर्मर रहे हैं। इनफैक्ट हमने तो वन साइडेड जो एक अच्छा प्राइस हाइक देखे हैं वो मेटल में भी देखा और केमिकल्स में भी देखा, बट जो कॉस्ट का एक मेजर इशू है वो सबसे ज्यादा सीमेंट इंडस्ट्री में है। तो यदि वो 2, 4, 5 रुपए पर बैग बढ़ा भी देते हैं तो जो जिस हिसाब से डेली ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ रही है या उनके की इंग्रेडिएंट्स हैं उनके और या कोल के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इतना पास ऑन करना उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहेगा। तो आप देखेंगे कि जो इस क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे, एक तो ऑलरेडी होली और इलेक्शंस के कारण से उनका सेल्स में डिप था और यदि प्राइस हाइक भी टाइमली नहीं हो पाया तो मेरा अभी भी कॉशन रहेगा सीमेंट सेक्टर को लेकर। मुझे लगता है कि चूंकि नतीजे बहुत अच्छे नहीं आएंगे तो जब रिजल्ट्स आएंगे तब शायद इसमें सेलिंग भी आ सकती है। तो सीमेंट को एक बार अवॉइड करने की सलाह रहेगी, इसकी बजाय पेंट सेक्टर मुझे ज्यादा ठीक नजर आता है। ओके, तो सीमेंट को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। पेंट सेक्टर पर भी बात करेंगे हम आगे, लेकिन भाविन मैं आपसे 2 स्टॉक्स पर व्यू चाहता हूं। कल जो जोरदार तेजी हमने HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड में देखी वो कहीं ना कहीं आज रुकी है। अपने कल के ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक्स करीब 6 या 7% करेक्ट हुए हैं। हालांकि आज हमने देखा कि करीब 3% नीचे HDFC बैंक और HDFC हमारे सामने करीब 2% नीचे जाकर बंद हुआ है। इन दोनों के चार्ट्स अब क्या कहते हैं यहाँ से? देखा था स्टॉक ऑलमोस्ट आज के अगर लेवल्स देखेंगे तो हायर लेवल से 3.5% डाउनसाइड पे क्लोज हुआ है। डेफिनेटली जो आज का मूव था मैं अभी भी इसको डिस्काउंट करूंगा बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 1550-1500 पे एक बड़ा सपोर्ट रहेगा इस स्टॉक के। और एट द सेम टाइम जो हमने एक बड़ा मूव देखा था स्पेसिफिकली इन लार्ज कैप लाइक HDFC बैंक, तो हमने ये देखा है कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स जिसने लोअर लेवल पे काफी अच्छा माल इकट्ठा किया था
तो वो कहीं ना कहीं वो हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करने आ जाते हैं। हाउएवर हमें ये देखना रहेगा कि ये जो डाउन साइड करंटली हम कल के डेज हाई से देख रहे हैं, तो डाउन साइड पे ये 1550 के आसपास कहीं पे एचडीएफसी बैंक सपोर्ट लेता है, वहां पे फ्रेश बाइंग चालू होता है, तो दैट विल बी अ पॉजिटिव साइन। और फिर कह सकते हैं कि यहाँ से फिर स्टॉक 1550 के आसपास अगर होल्ड करता है डाउन साइड पे, तो वापस से एक अपसाइड पे 1680 1700 शॉर्ट टर्म में टेस्ट कर सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि लोअर लेवल पे डिमांड के आसपास अगर 1550 के आसपास आता है तो डेफिनेटली एक बाइंग बन सकता है। एचडीएफसी लिमिटेड सेम पैटर्न, स्टॉक आज ऑलमोस्ट डेज हाई से 2% लोअर पे बंद हुआ है। सो मुझे लग रहा है कि इसका लेवल भी 2600 पे क्रूशियल रहेगा। इनफैक्ट इसका आज इसमें पुट राइटिंग भी अच्छा देखने को मिल रहा था 2600 पे, तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एट द सेम टाइम अगर ये 2710 2720 के ऊपर जाता है तो एक फ्रेश बाइंग की एडवाइस रहेगी, बट इसमें मैं वेट करूंगा ब्रेकआउट के लिए अबाउट 2720, बिकॉज यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हायर लेवल पे प्रीवियसली भी देखने को मिल रहा है और करंटली भी देखने मिल रहा है। तो मैं ये पर्टिकुलर लेवल के ब्रेकआउट के लिए वेट करूंगा एचडीएफसी लिमिटेड के लिए। एचडीएफसी लिमिटेड 2720 के ब्रेकआउट की वेट करेंगे और 1550 के आसपास जो है एचडीएफसी बैंक में अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। चलिए, ये तो दो ऐसे स्टॉक्स की बात हुई जहां पर बहुत ज्यादा एक्शन पिछले 2 दिनों में हमने देखा। चलिए, एक अहम खबर आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार इस हफ्ते एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम को और रफ्तार देने वाली है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 4 साल में करीब 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए कोर ग्रुप के सभी सेक्रेटरीज 7 अप्रैल को बैठक करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या उम्मीद है इस बैठक से? देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार असेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक पर डालना चाहती है और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी इसी हफ्ते थर्सडे को एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें इस प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक करने की क्या रणनीति होगी इस पर चर्चा की जाएगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 7 अप्रैल को यह बैठक होने जा रही है, जिसमें कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी ही करते हैं, और साथ ही साथ नीति आयोग के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं इस बैठक में शामिल होंगे। इस बात की रणनीति बनेगी कि खासकर देश में जब कोविड की स्थिति कंट्रोल में है, मामले लगभग खत्म होने के कगार पे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तेजी आ रही है, ऐसे में असेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को किस तरीके से तेज किया जाए, इसकी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। साथ ही साथ अभी जो अलग अलग सेक्टर्स में असेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है उसकी भी समीक्षा होगी। मसलन टेलीकॉम सेक्टर, एविएशन, अर्बन इंफ्रा, पावर, ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं जिसमें क्या प्रोग्रेस हुए हैं उसकी समीक्षा होगी। सूत्र में ये भी बता रहे हैं कि कई ऐसे असेट्स हैं जिसकी टाइमलाइन निर्धारित करना है, साथ ही साथ वैल्यूएशन से संबंधित जो मसले हैं उसकी भी समीक्षा होगी और उसके लिए रणनीति बनेगी। इसके अलावा सरकार ने अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए जो टारगेट सेट किए हैं सालाना असेट मोनेटाइजेशन के लिए, उसकी भी समीक्षा होगी। और साथ ही साथ, क्योंकि आपको पता है कि वित्त मंत्रालय ने 6 लाख करोड़ रुपए के असेट मोनेटाइजेशन की घोषणा की है अगले 4 साल में, जिसके लिए हर साल का टारगेट तय किया गया है। तो इस बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, इस मसले पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, इस बैठक पर नजर रहेगी। 7 अप्रैल को ये बैठक होने वाली है। सरकार के लिए ये अहम है एसेट मोनेटाइजेशन का मुद्दा। बहुत शुक्रिया प्रकाश पूरे अपडेट के लिए। चलिए, हमारे शो में वक्त हो गया है जानने का कि हमारे मेहमान कौन से आइडियाज लेकर आए हैं आज आपके लिए। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। आशीष, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। कौन से आइडियाज लेकर आए हैं आज आप हमारे दर्शकों के लिए? इनफैक्ट पावर सेक्टर की कंपनी टाटा पावर ही मेरा स्टॉक आइडिया रहेगा। मेरा मानना ये है कि इस बार जो बड़ा ब्रेकआउट इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ में भी आज हमने देखने को मिला, ये अब स्टॉक रुकेगा नहीं। और इसके अलावा पावर सेक्टर में सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो एफआईज इन्वेस्टर्स जो बहुत उन्होंने स्टॉक्स को बेचा है, अब यदि एफआईज दोबारा से भारतीय रिजर्व में इन्वेस्ट शुरू करेंगे तो बिल्कुल पावर स्टॉक और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक उनकी टॉप लिस्ट में रहेंगे। तो पावर क्षेत्र की कंपनी टाटा पावर बेस्ट बाय है मुझे लगता है यहाँ पे, और वैल्यूएशन उसके काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं अभी अडानी पावर के कंपैरिजन में। इनफैक्ट अभी भी 5-6 हजार करोड़ उसका मार्केट कैप कम है अडानी पावर से। तो मुझे लगता है कैचअप बिल्कुल करेगा और आप जल्दी इसका भाव 350 के ऊपर जाता देखें।
ये शानदार, आज 8.5% की तेजी। और अब जैसा आशीष कह रहे हैं कि यहाँ पर टाटा पावर रुकेगा नहीं, 350 तक के टारगेट्स के लिए आपको अप्रोच करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि इसके लिए नजरिया थोड़ा लंबा रखने की जरूरत होगी। भाविन, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे हमारे दर्शकों के लिए? दो स्टॉक आइडिया है करंट लेवल पे। फर्स्ट वन रहेगा ग्रासिम, 1650 के स्टॉप लॉस से इसको लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट करीबन 1800 का रहेगा। टाइम फ्रेम क्लोज टू अबाउट 1.5 मंथ। मुझे लास्ट कपल ऑफ डेज में देखेंगे तो लास्ट 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद फाइनली स्टॉक में आज कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिला था और स्टॉक फाइनली 1700 के ऊपर क्लोज दे पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। सेकंड स्टॉक रहेगा सेल साइड पे। हमने सीमेंट की इस पूरे सेशन में काफी बात की है। सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे लग रहा है कि जो एक अपमूव बड़ा वाला होना चाहिए था, तो स्टॉक ने एक बड़ा मूव दे चुका है। अब यहाँ पे इसने एक गैप फिल, जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक गैप फिल भी था, वो गैप फिल कर चुका है। तो यहाँ पे एक बार सेल की एडवाइस रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 6850, टारगेट प्राइस ऑफ 6500। ओके, तो अल्ट्राटेक में यहाँ पर सेल की कॉल है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, और ग्रासिम में बाय कॉल बनती है, वहाँ पर टारगेट 1800 तक के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष और भाविन, आज समय निकालकर हमारे शो में शामिल होने के लिए। वक्त हो गया है शो को रैप करने का, लेंगे छोटा सा ब्रेक है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आ रहा है कंज्यूमर स्किन।